तो शुरू करते हैं अपनी चैप्टर वाइज सीरीज का चैप्टर 2, जिसका नाम है सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित करें। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सुंदर कोट के साथ जो नॉर्मन विंसेंट पीले ने कहा है। हमारे सामने मौजूद किसी भी तथ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण उस तथ्य के बारे में हमारा नजरिया होता है, क्योंकि हमारी सफलता या असफलता उसी से तय होती है। हम बचपन में जो भी नजरिया अपनाते हैं वो उम्र भर हमारे साथ रहता है। इसमें कोई शक नहीं है कि बचपन में हमारे लिए सकारात्मक नजरिया बनाना बेहद आसान होता है। अगर पैदाइशी मिजाज और बचपन के तजर्बे के मेल से आपका नजरिया सकारात्मक बन गया है तो आप वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं। लेकिन जानबूझकर या हालात की वजह से हमारा नजरिया नकारात्मक बन गया है तो क्या हम उससे चिपके रहेंगे? कतई नहीं। क्या इसे बदला जा सकता है? हाँ। क्या ऐसा करना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। क्या यह करने लायक है? यकीनन। हम सकारात्मक नजरिया कैसे बना और बरकरार रख सकते हैं? इसके लिए हमको पहला पॉइंट है सकारात्मक नजरिया बनाने के उसूलों से वाकिफ होना होगा। दूसरा पॉइंट है सकारात्मक नजरिया कायम रखने की इच्छा पैदा करनी होगी। तीसरा पॉइंट है इन उसूलों को अमल में लाने के लिए डिसिप्लिन और डेडिकेटेड होना होगा। हमें जैसा भी माहौल, शिक्षा और तजर्बा मिला हो, पर बड़े होने के बाद हमारे नजरिए के लिए कौन जिम्मेदार है? खुद हम। हमें अपने व्यवहार और कामों की जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। कुछ लोग किसी गलती के लिए खुद को छोड़कर बाकी सभी लोगों को दोषी ठहराते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हर सुबह हम अपना नजरिया खुद चुने। नकारात्मक नजरिए वाले लोग अपनी असफलताओं के लिए अक्सर माँ बाप, शिक्षक, जीवन साथी, बॉस, सितारों, तकदीर, आर्थिक स्थितियों और सरकार यानी पूरी दुनिया को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं। हमको अपने बीते दिनों से आजाद होना होगा। हमें अपनी शख्सियत पर जमी धूल को झाड़कर मुख्य धारा में शामिल होना होगा। हमें अपने सपनों की एक मुकम्मल तस्वीर बनाकर आगे बढ़ना होगा। सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई से जुड़ी चीजों के बारे में सोचने से हमारी सोच सकारात्मक हो जाएगी। यहाँ पर ऑथर ने नजरिया बदलने के 8 स्टेप बताए हैं। अगर हम सकारात्मक नजरिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो हमको सावधानी पूर्वक ये कदम उठाने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं एक एक स्टेप से। जुड़े रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग बुक होने वाली है ये। स्टेप 1 है चेंज फोकस, लुक फॉर द पॉजिटिव। पहला कदम अपनी सोच बदलें और अच्छाई खोजें। हमें अच्छी चीजों का खोजी बनना पड़ेगा। हमें जिंदगी के सकारात्मक पहलू पर ध्यान देना होगा। किसी इंसान या किसी हालात के बुरे पहलू के बजाय उसके अच्छे पहलू पर गौर करना शुरू करें। हम में से ज्यादातर लोगों को अपनी ही सोच का माहौल इस ढंग से ढाल लेते हैं कि हम गलतियों और कमियों को ढूंढने के आदी हो चुके होते हैं और इसलिए तस्वीर का अच्छा पहलू हमसे अनदेखा रह जाता है। अब ऑथर ने आगे हमें एक स्टोरी बताई है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सोने की तलाश में, लुक फॉर द गोल्ड। एंड्रयू कार्नेगी अपने बचपन के दिनों में ही स्कॉटलैंड से अमेरिका चले गए। उन्होंने छोटे मोटे कामों से शुरुआत की और आखिरकार अमेरिका में स्टील बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। एक ऐसा वक्त आया जब उनके लिए 43 करोड़पति काम करते थे। करोड़ रुपए इस जमाने में भी बहुत होते हैं, लेकिन ईयर 1920 के आसपास तो उनकी बहुत ज्यादा कीमत थी। किसी ने एंड्रयू कार्नेगी से पूछा, आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, लोगों से पेश आना काफी हद तक सोने की खुदाई करने जैसा ही है। हमको 1 तोला सोना खोद निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर रहता है। एंड्रयू कार्नेगी के जवाब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ है। हो सकता है कि किसी इंसान या किसी हालात में कोई अच्छी बात साफ तौर पर ना दिखाई दे रही हो। ऐसी हालात में हमें उसे गहराई में जाकर तलाशना होगा। हमारा मकसद क्या है? सोना तलाशना। अगर हम किसी इंसान या किसी चीज में कमियां ढूंढेंगे तो हमको ढेरों कमियां दिखाई देंगी, लेकिन हमें किस चीज की तलाश है? सोने की या फिर मिट्टी की? कमियां ढूंढने वाले तो स्वर्ग में भी कमियां निकाल देंगे। अधिकतर लोगों को वही मिलता है जिसकी उन्हें तलाश होती है। Some people will always look for the negative. कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को ही देखते हैं। नकारात्मक नजरिए वाले लोग हमेशा नुक्स निकालते हैं। कुछ लोग हर चीज में नुक्स निकालते हैं। कोई काम भले ही बहुत अच्छी तरह किया गया हो,
पर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों ने नुक्स निकालने को ही अपना पेशा बना लिया है। वे पेशेवर आलोचक बन गए हैं। वे इस तरह नुक्ताचीनी करते हैं जैसे कि उन्हें इसके लिए किसी प्रतियोगिता में इनाम मिलने वाला हो। वे हर एक इंसान में और हर एक हालात में कोई ना कोई नुक्स ढूंढ ही निकालेंगे। हमें ऐसे लोग हर दफ्तर और हर परिवार में मिल जाएंगे। वे चारों ओर कमियां ढूंढते हैं और यह बताते फिरते हैं कि चीजें कितनी बुरी हैं। वे अपनी समस्याओं के लिए पूरी दुनिया को दोषी मानते हैं। ये लोग दूसरों के जोश पर पानी फेर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक नाम है, ये लोग ताकत को चूसने वाले कहलाते हैं। ऐसे लोग कैफेटेरिया में जाकर 20 कप चाय पिएंगे, सिगरेट के लंबे लंबे कस खींचेंगे और यह सब करने का उनके पास केवल एक बहाना रहता है कि वे अपने तनाव को दूर कर रहे हैं। हकीकत यह है कि ऐसा करके वे खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव और बढ़ा देते हैं। वे प्लेग की बीमारी की तरह हर तरफ मायूसी का पैगाम फैलाते हैं और ऐसा माहौल पैदा करते हैं जिसके नतीजे बुरे या गलत हो। एक बार की बात है, रॉबर्ट फुल्टन ने स्टीम बोट का आविष्कार किया। हडसन नदी के किनारे उन्होंने उसका प्रदर्शन किया। उसे देखने के लिए जमा हुई भीड़ में से कुछ निराशावादी और शक्की मिजाज के लोग भी शामिल थे। उन लोगों ने मजाकिया लहजे में बोला कि वह बोट कभी चालू नहीं होगी। जब बोट चालू होकर नदी में आगे बढ़ने लगी तो जिन लोगों ने कहा था कि वह कभी चालू नहीं होगी, वही लोग फौरन चिल्लाने लगे कि यह बोट अब कभी नहीं रुकेगी। यह भी क्या नजरिया है। एक बार की बात है, एक शिकारी ने चिड़िया को पकड़ने वाला एक अद्भुत कुत्ता खरीदा। वह कुत्ता पानी पर चल सकता था। शिकारी वह कुत्ता अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। उसे इस बात की बड़ी खुशी थी कि वह अपने दोस्त को वह काबिले गौर चीज दिखा पाएगा। उसने अपने एक दोस्त को बत्तख का शिकार देखने के लिए बुलाया। कुछ देर में उन्होंने कई बत्तखों को बंदूक से मार गिराया। उसके बाद उस आदमी ने कुत्ते को उन चिड़िया को लाने का हुक्म दिया। कुत्ता चिड़ियों को लाने के लिए दौड़ा। उस आदमी को उम्मीद थी कि उसका दोस्त उस कुत्ते के बारे में कुछ कहेगा या उसकी कोई तारीफ करेगा, लेकिन उसका दोस्त कुछ नहीं बोला। घर लौटते समय उसने अपने दोस्त से पूछा कि क्या उसने कुत्ते में कोई खास बात देखी, तो दोस्त ने जवाब दिया, हाँ, मैंने उसमें एक खास बात देखी, तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलुओं को देखते हैं। निराशावादी किसे कहते हैं? निराशावादी लोगों के ये लक्षण होते हैं। पहला, जब चर्चा करने के लिए उनके पास कोई तकलीफ नहीं होती तो वे नाखुश रहते हैं। दूसरा, उन्हें जब कुछ अच्छा लगता है तो वे ये सोचकर नाखुश हो जाते हैं कि बेहतर महसूस करने के बाद उन्हें फिर बदतर महसूस करना होगा। तीसरा, उनकी जिंदगी का ज्यादातर वक्त शिकायत काउंटरों पर ही बीतता है। चौथा, हमेशा बत्ती बुझाकर देखना चाहते हैं कि अंधेरा कितना है। और पांचवा, वे जिंदगी के आईने में हमेशा दरारें तलाशते हैं। छठा, यह सुन लेने पर कि किसी और जगह की तुलना में बिस्तर पर ज्यादा लोगों की मौत होती है, वे बिस्तर पर सोना छोड़ देते हैं। सातवां, वे इस अंदेशे की वजह से अपनी सेहत का मजा नहीं ले पाते कि कल वे बीमार पड़ सकते हैं। आठवां, वे बदतर नतीजों के बारे में सोचते भर नहीं हैं, बल्कि हर घटना को बदतर बना भी देते हैं। नौवां, उन्हें चांद में केवल धब्बे दिखाई देते हैं। और 10वां, वे मानते हैं कि सूरज केवल परछाई पैदा करने के लिए चमकता है। 11वां, वे सहूलियतों को भूलकर केवल अपनी दिक्कतें गिनते हैं। और आखिरी 12वां, वे जानते हैं कि कड़ी मेहनत से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, पर सोचते हैं कि कोई खतरा क्यों उठाया जाए। यहाँ पर ऑथर ने हमें एक वार्निंग दी है। अच्छे पहलू पर ध्यान देने का यह मतलब नहीं कि कमियों को नजरअंदाज कर दिया जाए। ऑथर कहते हैं आशावादी बनिए, बी एन ऑप्टिमिस्ट। कोई आदमी आशावादी कैसे बन सकता है? नीचे लिखी लाइनों में यह बात बहुत अच्छी तरह ऑथर ने हमें बताई है। इतने मजबूत बनिए कि आपके मन की शांति कोई भंग ना कर सके। हर मिलने वाले आदमी से सेहत, खुशी और समृद्धि के बारे में बात करें। अपने सभी दोस्तों को एहसास कराएं कि हम उनकी खूबियों और मजबूतियों की भी कदर करते हैं। हर चीज के केवल उजले पहलू को देखें। केवल अच्छे से अच्छे नतीजों के लिए काम करें और केवल अच्छे से अच्छे नतीजों की उम्मीद करें। बीते दिनों की गलतियों को भूल जाएं और आने वाले दिनों में ज्यादा बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए आगे बढ़ें।
हर आदमी का मुस्कुराकर स्वागत करें। अपने को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाएं कि दूसरों की आलोचना करने के लिए हमारे पास वक्त ही ना बचे। इतने बड़े बने कि चिंता छू ना सकें और इतने अच्छे बने कि गुस्सा हमको आए ही नहीं। दूसरा कदम है हर काम फौरन करने की आदत डालें। स्टेप 2, मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। वह चांदनी रात में सोया, उसने सुनहरी धूप का मजा उठाया, कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजार कर वह गुजर गया कुछ ना कर हार कर। यह बात जेम्स अल्बरी ने कही थी। हम सभी जिंदगी में कभी ना कभी टाल मटोल करते हैं। मैंने भी ऐसा किया है, जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़ा। टाल मटोल की आदत की वजह से हमारा नजरिया नकारात्मक बन जाता है। किसी काम को करने से अधिक थकान उस काम को ना करने के लिए की जाने वाली टाल मटोल की वजह से होती है। कोई भी काम पूरा होने पर खुशहाली लाता है और हौसला बुलंद होता है, जबकि आधा अधूरा काम हमारी हिम्मत को वैसे ही खत्म कर देता है जैसे पानी के टैंक में कोई छेद टैंक को खाली कर देता है। अगर हम सकारात्मक नजरिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो आज में जीने और हर काम को तुरंत करने की आदत डालें। आगे ऑथर हमें एक बहुत अच्छी सीख देते हैं। वो बताते हैं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, व्हेन आई बिकम अ बिग बॉय। यह वैसी ही बात है जैसे कि कोई छोटा बच्चा कहता है, मैं बड़ा होने पर फला काम करूंगा जिससे मुझे खुशियां मिलेगी। जब वह बड़ा हो जाता है तो कहता है, मैं खुशियां पाने के लिए फला काम कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करने के बाद करूंगा। जब वह कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर लेता है तो कहता है कि उसे खुशियां पहली नौकरी हासिल करने पर मिलेगी। पहली नौकरी मिलने के बाद वह कहता है कि उसे खुशियां शादी हो जाने पर मिलेगी। शादी हो जाने पर वह कहता है कि उसे खुशियां तब मिलेगी जब उसके बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। जब उसके बच्चे स्कूली पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो वह कहता है कि उसे खुशियां रिटायर होने के बाद मिलेगी। और रिटायर होने के बाद वह क्या देखता है? वह देखता है कि उसकी आंखों के सामने ही उसकी पूरी जिंदगी गुजर चुकी है। कुछ लोग अपनी टाल मटोल की आदत को भारी भरकम शब्दों की आड़ में छिपाते हैं। वे कहते हैं, मैं बारीकी से सोच रहा हूँ, और 6 महीने के बाद भी वे सोच ही रहे होते हैं। वे यह नहीं समझते कि दरअसल उन्हें एक बीमारी है जिसे बारीकी से सोचने का लकवा कहते हैं। इस वजह से वे कभी सफल ही नहीं हो पाते। टाल मटोल करने वालों की एक और नस्ल होती है। ये लोग कहते हैं, मैं तैयारी कर रहा हूँ, न केवल 1 महीने बल्कि 6 महीने के बाद भी वे तैयारी ही कर रहे होते हैं। ये लोग भी नहीं समझ पाते कि उन्हें बहानेबाजी की बीमारी है। वे लगातार बहाने बनाते रहते हैं। ऑथर कहते हैं, वर्तमान में जिए, लिव इन द प्रेजेंट। जिंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है। हम किसी भी दर्शन में विश्वास करते हो, पर हमें जिंदगी का खेल खेलने का मौका केवल एक ही बार मिलता है। दांव पर इतनी कीमती चीज लगी होती है कि आप जिंदगी यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते। दांव पर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य लगा होता है। हम कहाँ हैं और किस दौर में हैं? जवाब है, इसी दौर में है और यही है। इसलिए हम आज को बेहतर बनाएं और इसका पूरा आनंद लें। इसलिए हम आज को बेहतर बनाएं और इसका भरपूर आनंद लें। इसका यह मतलब नहीं कि हमें भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनानी चाहिए, बल्कि पैगाम यह है कि हमें आगे की योजना बनाने की जरूरत है। और अगर हम अपने आज का भरपूर इस्तेमाल खुशी के लिए कर रहे हैं तो हम खुद ब खुद आने वाले बेहतर कल के लिए बीज बो रहे हैं। क्या हम मानते हैं? अगर हम अपने नजरिए को सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो टाल मटोल की आदत को छोड़ो और तुरंत काम करो पर अमल करना सीखें। जिंदगी में सबसे दुख भरे शब्द हैं। पहला है, ऐसा हो सकता था। दूसरा है, मुझे ऐसा करना चाहिए था। और तीसरा है, मैं यह कर सकता था। और चौथा है, काश मैंने ऐसा किया होता। और लास्ट यानी कि 5वां है, अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता तो यह काम हो सकता था। जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर न टालें। यह बात बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कही थी। मुझे यकीन है कि जीत हासिल करने वालों के मन में भी टाल मटोल करने की इच्छा जरूर पैदा हुई होगी, पर उन्होंने उसे अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। लोग जब कहते हैं मैं यह काम किसी और दिन करूंगा, तो इस बात को तय मान लीजिए
कि वे उस काम को कभी नहीं करेंगे। कुछ लोग इस बात का इंतजार करते रहते हैं कि उनके घर से निकलने से पहले सारी लाल बत्तियां हरा सिग्नल देने लगे, पर ऐसा कभी नहीं होता। वे शुरुआत करने से पहले ही नाकामयाब हो जाते हैं। यह बहुत ही दुखद स्थिति है। टाल मटोल करना बंद करें। क्या हमें बहानेबाजी करने की आदत को इसी समय अलविदा नहीं कहना देना चाहिए? जरा सोचिए आप भी। अगला कदम है स्टेप 3, डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। तीसरा कदम, एहसान मानने का नजरिया बनाइए। अपनी दिक्कतों के बारे में सोचने के बजाय अपनी सहूलियतों के बारे में सोचें। अपने इर्द गिर्द के फूलों की खुशबू सूंघने के लिए वक्त निकालें। आप कई बार सुनते होंगे कि कोई आदमी दुर्घटना की वजह से अंधा या अपाहिज हो गया, लेकिन उसे हर्जाने के तौर पर लाखों रुपए मिल गए। हम में से कितने लोग ऐसे आदमी की जगह लेना चाहेंगे? ऐसा चाहने वाला शायद ही कोई होगा। हम शिकायतें करने के इतने आदी हो गए हैं कि उन चीजों की ओर हमारी नजर ही नहीं जाती जो हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं जब कहता हूँ कि अपनी दिक्कतों के बजाय सहूलियतों पर गौर करें, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें आत्मसंतुष्ट हो जाना चाहिए। एहसानमंद होने के नजरिए का मतलब आत्मसंतुष्टि नहीं है। यदि मेरी बातों से आपको आत्मसंतुष्ट हो जाने का संदेश मिला है, तो मैं अपनी बात को ना समझा पाने के लिए दोषी हूँ, और आप दोषी हैं अपना मनपसंद मतलब निकालने के लिए। लोग किसी बात का मनचाहा मतलब कैसे निकालते हैं, यह बताने के लिए लेखक एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी सुनाते हैं। एक बार की बात थी, एक डॉक्टर को शराबियों के एक समूह को संबोधित करने के लिए मेहमान वक्ता के रूप में बुलाया गया। वह उनके सामने कोई ऐसा नमूना पेश करना चाहते थे जिससे उन्हें यह एहसास हो कि शराब सेहत के लिए नुकसानदेही होती है। उसने 2 कांच के बर्तन लिए, एक में साफ पानी भरा और दूसरे में शराब भरी। उसने साफ पानी में एक केंचुआ डाला, वह आसानी से तैरता हुआ पानी के ऊपर आ गया। फिर उसने एक केंचुआ शराब में डाला और वह सबकी आंखों के आगे टुकड़े टुकड़े हो गया। वह यह साबित करना चाहता था कि शरीर के अंदर शराब का ऐसा ही असर होता है। नमूना पेश करने के बाद उसने शराबियों के समूह से पूछा कि उन्हें इससे क्या सीख मिली। उसका सवाल सुनकर पीछे बैठे एक शराबी ने जवाब दिया, इसका मतलब यह है कि शराब पीने से हमारे पेट में कीड़े नहीं होंगे। क्या उस कहानी का यही संदेश था? बिल्कुल नहीं। किसी बात का मनचाहा मतलब ऐसे ही निकाला जाता है। हम वह नहीं सुनते जो हमें सुनाया जाता है, बल्कि वह सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। हमें मिली बहुत सारी ब्लेसिंग्स छिपे हुए खजाने की तरह हैं। हमें अपनी दिक्कतों के बारे में नहीं, बल्कि अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में सोचना चाहिए। अगला कदम है स्टेप 4, गेट इनटू अ कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। चौथा कदम, लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाइए। आइए पहले हम अपनी कुछ गलत फहमियों को दूर करें। आमतौर पर माना जाता है कि हम स्कूल कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। कई देशों में आयोजित की जाने वाली सेमिनारों में मैं अपने श्रोताओं से यह सवाल अक्सर पूछता हूँ, क्या हम स्कूल कॉलेजों में वास्तव में शिक्षा हासिल करते हैं? इस बात पर आमतौर पर सहमति है कि वहाँ शिक्षा कुछ ही लोग हासिल कर पाते हैं और ज्यादातर लोग उससे वंचित रह जाते हैं। मेरी बात का गलत मतलब आप कतई न निकालें। हमें स्कूल कॉलेजों में ढेर सारी सूचनाएं हासिल होती है। शिक्षित होने के लिए सूचनाएं भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही हमें शिक्षा का सही मायने भी समझना चाहिए। बौद्धिक शिक्षा यानी कि इंटेलेक्चुअल एजुकेशन हमारे दिमाग पर असर डालती है, जबकि नैतिक शिक्षा यानी कि वैल्यूज बेस्ड एजुकेशन हमारे मन को प्रभावित करती है। यदि शिक्षा मन को ट्रेनिंग नहीं देती तो वह खतरनाक हो सकती है। अगर हम अपने दफ्तर, घर और समाज में लोगों के चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें उन्हें एक स्तर तक नैतिक शिक्षा देनी होगी, यानी कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। ईमानदारी, दया, साहस, दृढ़ता और जिम्मेदारी जैसे बुनियादी गुण विकसित करने वाली शिक्षा बेहद जरूरी है। हमें ज्यादा अक्षर शिक्षा की जरूरत नहीं, बल्कि चरित्र बनाने वाली शिक्षा की है। नैतिक स्तर पर शिक्षित आदमी जिंदगी में उस आदमी की तुलना में ज्यादा कामयाबी और तरक्की हासिल कर सकता है।
जिसे ज्यादा अच्छी शिक्षा मिली हो पर जिसके पास नैतिकता की पूंजी बिल्कुल ना हो। एजुकेशन विदाउट वैल्यूज, नैतिकता विहीन शिक्षा। विश्वविद्यालय से युवक बहुत काबिल मगर पढ़े लिखे जाहिल बनकर निकल रहे हैं, क्योंकि हम युवाओं को नैतिकता का कोई आधार नहीं दे पा रहे हैं जिसकी उन्हें ज्यादा से ज्यादा तलाश है। असली शिक्षा आदमी के दिल और दिमाग दोनों को ट्रेनिंग देती है। एक अनपढ़ चोर शायद मालगाड़ी से सामान ही चुराएगा, पर पढ़ा लिखा चोर तो रेल की पूरी पटरी ही उड़ा ले जाएगा। हमें ग्रेड नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता हासिल करने के लिए होड़ लगानी चाहिए। तथ्यों को जानने से ज्ञान हासिल होता है और उनका सरलीकरण करने से समझदारी प्राप्त होती है। कोई आदमी अच्छा ग्रेड और ऊंची डिग्री हासिल करने के बावजूद अशिक्षित रह सकता है। ज्यादा सीखे बिना भी अच्छे ग्रेड और डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन सबसे अहम बात कोई सीख सकता है तो वह यह है कि सीखने के सही तरीके को सीखें। लोग सूचनाओं को रटने की काबिलियत को ही गलती से शिक्षा समझ लेते हैं। बिना मूल्यों के दिमागी शिक्षा समाज के लिए आफत को पैदा करती है। ज्ञान शक्ति नहीं है, नॉलेज इज नॉट पावर। हमें अक्सर बताया जाता है कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन यह असलियत नहीं है। ज्ञान तो महज जानकारी का नाम है। ज्ञान में शक्ति बनने की क्षमता है और यह तभी शक्ति बनता है जब इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक इंसान पढ़ना नहीं जानता, दूसरा पढ़ना जानते हुए भी नहीं पढ़ता है। दोनों में क्या फर्क है? बेन फ्रैंकलिन के मुताबिक कोई खास फर्क नहीं है। सीखने और खाने में काफी समानता है। अहम बात यह नहीं होती कि हमने कितना खाया है, बल्कि यह होती है कि हमने कितना पचाया है। सच यह है कि ज्ञान में शक्ति छिपी होती है, पर असली शक्ति बुद्धिमत्ता है। शिक्षा के कई रूप होते हैं। इसका मतलब केवल ग्रेड और डिग्री हासिल करना नहीं होता है। शिक्षा के दायरे में ये सारी बातें शामिल है। पहली बात है अपनी शक्ति को बढ़ाना, दूसरी है आत्म अनुशासन सीखना, तीसरी है दूसरों की बातें ध्यान से सुनना, और चौथी है सीखने की गहरी इच्छा होना। हमारा दिमाग मांसपेशियों की तरह होता है, उसका तेज या मंद होना इस पर निर्भर होता है हम उसका कितना इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ज्ञान पाना महंगा है, तो आप अज्ञानी बन के देखो। जरूरी नहीं है कि शिक्षित व्यक्ति सही फैसला करे। एजुकेशन डजंट मीन गुड जजमेंट। यह बात हम एक बहुत ही अच्छी स्टोरी से समझेंगे। एक आदमी सड़क के किनारे समोसे बेचा करता था। अनपढ़ होने की वजह से वह अखबार भी नहीं पढ़ता था, ऊंचा सुनने की वजह से रेडियो नहीं सुनता था, और आंखें कमजोर होने की वजह से उसने कभी टेलीविजन भी नहीं देखा था। इसके बावजूद वह काफी समोसे बेच लेता था। उसकी बिक्री और नफे में लगातार बढ़ोतरी होती गई। उसने और ज्यादा आलू खरीदना शुरू किया, साथ ही पहले वाले चूल्हे से बड़ा और बढ़िया चूल्हा खरीद कर ले आया। उसका व्यापार लगातार बढ़ रहा था। तभी हाल ही में कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल कर चुका उसका बेटा पिता का हाथ बटाने के लिए चला आया। उसके बाद एक अजीबोगरीब घटना घटी। बेटे ने उस आदमी से पूछा, पिताजी, क्या आपको मालूम है कि हम लोग एक बड़ी मंदी का शिकार बनने वाले हैं? पिता ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मुझे उसके बारे में बताओ। बेटे ने कहा, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां बड़ी गंभीर हैं, घरेलू हालात तो और भी बुरे हैं। हमें आने वाले बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उस आदमी ने सोचा कि उसका बेटा कॉलेज जा चुका है, अखबार पढ़ता है और रेडियो सुनता है, इसलिए उसकी राय को हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। दूसरे
बहुमुखी शिक्षा क्या है, इसको हम एक कहानी से समझेंगे। एक जंगल में कुछ जानवरों ने स्कूल शुरू करने का फैसला किया। छात्रों में एक चिड़िया, एक गिलहरी, एक मछली, एक कुत्ता, एक खरगोश, दिमागी तौर पर कमजोर ईल मछली शामिल थी। पाठ्यक्रम तय करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया। बोर्ड ने तय किया कि छात्रों को बहुमुखी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें उड़ना, पेड़ पर चढ़ना, तैरना व बिल खोदना सिखाया जाएगा। हर जानवर को सभी तालीम हासिल करने की पाबंदी थी। चिड़िया उड़ान भरने में माहिर थी। उसने इस विषय में ए ग्रेड हासिल किया, लेकिन जब बिल खोदने की बारी आई तो वह अपनी चोंच और पंख तोड़ बैठी और असफल साबित होने लगी। इस नाकामयाबी का उस पर ऐसा असर पड़ा कि जल्दी ही उसे उड़ान भरने में भी सी ग्रेड मिलने लगा। पेड़ पर चढ़ने और तैरने में तो वह फेल हो ही गई। गिलहरी पेड़ पर चढ़ने में काफी कुशल थी, लेकिन वह तैरने में असफल हुई। मछली सबसे अच्छी तैराक थी, लेकिन वह पानी के बाहर निकल ही नहीं सकती थी, इसलिए बाकी सभी विषयों में फेल हो गई। कुत्ता स्कूल गया ही नहीं, उसने फीस भी जमा नहीं की और प्रबंधकों से इस बात को लेकर झगड़ता रहा कि पाठ्यक्रम में भौंकना भी शामिल किया जाए। खरगोश को बिल खोदने में ए ग्रेड मिला, लेकिन उसके लिए पेड़ पर चढ़ना एक बहुत बड़ी समस्या थी। वह बार बार असफल होता रहा और एक दिन जमीन पर इस प्रकार बुरी तरह गिरा कि उसे ब्रेन डैमेज हो गया। वह बच तो गया, लेकिन उसके दिमाग पर ऐसा असर पड़ा था कि उसे बिल खोदने में भी दिक्कत होने लगी और उसे इस विषय में भी सी ग्रेड मिलने लगा। आखिरकार दिमागी तौर पर बीमार ईल को, जिसने हर काम आधे अधूरे ढंग से किया था, कक्षा का सबसे उत्तम छात्र घोषित कर दिया गया। बोर्ड खुश था कि हर छात्र को बहुमुखी शिक्षा मिल रही थी। सही मायने में बहुमुखी शिक्षा छात्रों को जिंदगी के लिए इस ढंग से तैयार करती है कि उनमें मौजूद किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित योग्यता और क्षमता भी बरकरार रहे। आज की चैप्टर वाइज सीरीज में इतना ही। अगला बचा हुआ पार्ट हमारी अगली वीडियो में हमारी प्लेलिस्ट में शामिल है। तो आप सब जुड़े रहिए एक्सट्रीम मोटिवेशन के साथ। थैंक यू।